एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्थ जॉब पॉइंट पर। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर हिंदी पेडागोजी जो 12 जनवरी 2022 सीटेट में पूछा हुआ है। आप वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि पता होता है कि सीटेट में जो लैंग्वेज होता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो या 22 भाषा में से कोई भी भाषा हो, उसका सिलेबस आपके उंगली पर है। 2 पैसेज 10 नंबर और 15 पेडागोजी तो 25 नंबर। 5 आपका इधर उधर से जो भी व्याकरण वगैरह ग्रामर वगैरह पूछे उसी से रहता है। तो हम इसीलिए शुरू किए हैं सिर्फ हिंदी पेडागोजी जो 15 नंबर है। पैसेज आपसे बन ही जाएगा और ग्रामर के लिए 5 नंबर के लिए हम आपका टाइम लॉस नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ हम हिंदी पेडागोजी को लेकर आए हैं। हिंदी पेडागोजी प्रीवियस ईयर 2021-22 नामक प्लेलिस्ट भी बनाए हैं। आप इसके पहले जो 2-3 वीडियो अभी बनाए हुए हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सीटेट 2022 जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर 2000 क्वेश्चन 22 जनवरी 2022 को, इसमें हिंदी पेडागोजी रहेगा और ये 15 बाय 15 रहेगा। तो वीडियो को हम लोग शुरू से अंत तक देखेंगे, आप लोग भी देखिएगा। हम वीडियो पूरा डिटेल के साथ करवाएंगे जिसमें संपूर्ण विश्लेषण होगा। तो आइए वीडियो को हम लोग बिना देरी के शुरू करें। पहला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? देखिए, यह निकट तो सबके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछ दिया गया यह किसके अधिक निकट है, अधिक निकट है। तो आपको अब ऐसे सवाल जो सर्वोत्तम उचित है, सबसे सही है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे ऑप्शंस में आपके 1-2 आंसर होंगे। लेकिन अब देखेंगे क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान के ऊपर अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक क्या होता है कि आप जिस समय ये व्यवहार चल रहा है उसका आलोचना कर पा रहे हैं, करने के लिए सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? पहला है बोधगम्य निवेश, दूसरा है बोधगम्य उत्पाद, परिकल्पना का अनुवीक्षण, चौथा है प्राकृतिक कर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बोधगम्य निवेश। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? देखिए, यानी हम क्या कर रहे हैं कि ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है। हमको कोई कुछ कहता है कि एक गिलास पानी लाओ, खाना लाओ, ये चीज़ लाओ, तो वो हम सुनते हैं और वो एक क्या है, कम्युनिकेशन है। तो जैसे हम सुन लिए, सुनने के बाद मेरे अंदर में क्या हो जाएगा, अधिगम होगा। अधिगम, जब हम कोई नए ज्ञान को सीखते हैं तो वो अधिगम कहलाता है, यानी हम कोई चीज़ अधिगम कर लेते हैं। विकास तो होगा नहीं, ये क्या होगा, अर्जन होगा। हम उनकी बातों को अर्जन कर लिए कि ये चीज़ वो कह रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 अर्जन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? भाषा का अंग नहीं है। भाषा का अंग देखिए, ध्वनि भाषा का अंग है, रूप ये भी भाषा का अंग है, अर्थ ये भी भाषा का अंग है, पठन ये भाषा का अंग नहीं है। हम बिना पढ़े लिखे भी भाषा सीख सकते हैं। यानी जब हम मान लिया जाए कि कोई अशिक्षित व्यक्ति है जो पढ़े लिखे नहीं, उसमें भी तो भाषा है। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि है, भाषा का रूप है और भाषा का अर्थ है। यही 3 मिलकर क्या करता है कि भाषा का अंग बनाता है। अब पठन क्या है कि पढ़ें या नहीं पढ़ें फिर भी हम भाषा सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा का अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पठन भाषा का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति निम्नलिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देता है? मौखिक भाषा पर अधिक बल देने वाला कौन है? श्रव्य भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति,
संरचनात्मक उपागम, निगमन पद्धति। ये तो बहुत आसान है। श्रव्य, सुनने वाला क्या होगा? मौखिक। हम बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है तो श्रव्य भाषा पद्धति में ये होगा, लिखने पर नहीं बल्कि मौखिक पर। अगला प्रश्न है, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होनी चाहिए? व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, गतिविधि आधारित अधिगम, विभिन्न दर्शनग्राही या ग्रहणशील पद्धति। यानी तरह तरह से हम दर्शनग्राही यानी ग्रहण कर पाएँ, इसकी दक्षता एक शिक्षक को होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? सरसरी दृष्टि नहीं, पेपर आता है, समाचार पत्र आता है, क्या करते हैं कि हम उल्टाते पुल्टाते हैं, एक बार में देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको कहते हैं हम लोग सरसरी दृष्टि डालना। तो गहन पठन, ये तो गहन पठन हुआ ही नहीं। जब हम सरसरी निगाह से देख रहे हैं, बारीकी से पढ़ना तो बारीकी से भी हुआ नहीं। विस्तृत पठन हम किए नहीं। यानी सरसरी दृष्टि से देखना, हम क्या करते हैं? सरसरी दृष्टि से उसको देख लेते हैं, तो इसको कहते हैं सरसरी दृष्टि से देखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? लेखन की विशेषता नहीं है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता। देखिए ये अंग है, जब आप लिखिएगा, लिखना है तो व्याकरणिक परिशुद्धता होना चाहिए, व्याकरणिक रूप से सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो ये व्याकरणिक परिशुद्धता हो गया। स्पष्ट उद्देश्य, हम कोई चीज़ लिखें तो उसका उद्देश्य भी स्पष्ट हो। ये नहीं कि कोई अब जैसे डॉक्टर साहब लिख देते हैं, वो स्पष्ट उद्देश्य सबके लिए नहीं है, सिर्फ मेडिकल वाले के लिए। तो स्पष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए। अच्छा संगठन, हम कोई भी वर्ड वगैरह लिखते हैं, शब्द वगैरह लिखते हैं तो उसका एक अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि राम खाता है, आम सोता है, फलना, वो नहीं, एक अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये तीनों होगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन विशेषता नहीं है? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये लेखन की विशेषता नहीं है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है? देखिए दो चीज़ें हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। मूर्त किसको कहते हैं? जिसको हम छू सकें, देख सकें, उसको हम लोग मूर्त कहते हैं। और जिसको हम छू ना सकें, देख ना सकें, सिर्फ विचार करें, कल्पना करें, तो वो चीज़ हो गया क्या? अमूर्त। अब कह रहा है कि अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है, कैसे पहचानने में सहायता करता है? बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विभिन्न उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। बच्चे शब्दों का अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह सीखते हैं। यहाँ दिया क्या कर रहा है? अमूर्त शब्दों को सीखने में तो निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विभिन्न उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। जैसे अमूर्त रूप से बच्चे बोलते हैं क ख ग ग अंगो, तो ये सब क्या है कि अमूर्त रूप से बच्चे जब वो पढ़ने, लिखने, बोलने और वर्गों में बांट पाए, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया 1। अगला प्रश्न है, कौन सा उपागम शिक्षार्थी में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? संप्रेषणात्मक दक्षता क्या होता है कि हम कम्युनिकेट कर पाएँ, हम दूसरों से बोलकर, लिखकर या फिर संकेत में हम स्पष्ट करते हैं। मान लिया जाए कि हम कह रहे हैं कोई चीज़ और सामने वाला नहीं हमारे विचार और भाव को समझ पा रहा है, तो वो संप्रेषण फेल हो गया। तो संप्रेषणात्मक क्या हो गया? जिसको हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। कौन सा दक्षता उत्पन्न करता है? संरचनात्मक उपागम, रचनावाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, कौशल आधारित उपागम। इससे सस्ता क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं रहेगा। संप्रेषणात्मक उपागम क्या करता है कि हम दूसरों से अपनी भावों, विचारों को संप्रेषण कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक आकलन क्या है? प्रमाणिक आकलन क्या है? मानकीकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं, सीमित संख्या में नहीं। क्या शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं?
हम क्या करेंगे कि बच्चे मतलब बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ का निष्पादन किए हैं या नहीं किए हैं, जब हम उसका जांच करेंगे सुसंगत तरीके से, तो और वो कितना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हुए हैं, तो ये क्या होगा, प्रामाणिक आकलन कहलाता है। प्रामाणिक आकलन ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। रचनात्मक आकलन, देखिए रचनात्मक किसको कहते हैं, जिसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। कुछ नया करना, कुछ नए चीज़ों का खोज करना या पुराने चीज़ों में कुछ नए चीज़ को जोड़ना, ये कहलाता है रचनात्मक। तो आप बच्चों का रचनात्मक आकलन कैसे कर सकते हैं, कौन सा कथन उपयुक्त है। तो सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थी के कौशल का मूल्यांकन करना। सत्र की अवधि विशेष यानी एक हम लिमिट कर देंगे, समय लिमिट कर देंगे, ऐसा नहीं, समय लिमिट कर देंगे कि हम मई में करें और पढ़ाई हो या नहीं हो, वो सीखा या नहीं सीखा या स्कूल बंद है, वो नहीं, ये समय अवधि में बांधकर बच्चों को नहीं करेंगे। शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित, ये कुछ लग रहा है और ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है। शिक्षण संस्थानों में अधिक मान्यता क्या दी गई है, रचनात्मक, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का तुरंत सुधारना, ये भी नहीं। तो क्या होगा कि शिक्षार्थियों की प्रक्रिया पर केंद्रित है। हम जब रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो जो शिक्षार्थी होते हैं किस प्रक्रिया से सीख रहे हैं, किस प्रक्रिया से वो बना रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र लेखन का मुख्य कारण यह है कि शिक्षार्थी यह महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए। गलत, उसको महसूस होता है कि हमको लग रहा है कि बहुत लिखना पड़ेगा, नहीं, पूर्णतः सही होना चाहिए, ये भी उसको लगता है। आपकी अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। शिक्षार्थी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो प्रयोग कर सकते हैं लेकिन सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, यानी बच्चों को जब स्वतंत्र लेखन दिया जाता है कि अपने से तुम कुछ भी लिखो, 1 पैसेज 2 पैसेज, हम लोग को याद है कि बच्चे में जो है ना हर दिन इंग्लिश हो हिंदी हो उसमें लिखना पड़ता था, लिखना चलता था, हम लोग लेखन 2 पेज लिख कर जाते थे, वो स्वतंत्र लेखन होता था। तो इसमें क्या करते थे कि हम लोग अपना एक क्रिएटिविटी करते थे कि अच्छे हैंडराइटिंग में ओ को अलग डिज़ाइन में लिख देते थे, कभी कभी क को अलग डिज़ाइन में लिख देते थे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का बच्चे लाभ उठाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा, दा, दा, नहीं, किस समय, किस अवस्था में, यानी किस समय में बच्चे जो है कुछ ना कुछ ध्वनि निकालना शुरू कर देता है। किलकारी करने की अवस्था में, यानी ये तो बहुत छोटा बच्चा रहता है। एक शब्दीय अवस्था में तो वो एक शब्द बोलने लगता है, पानी, खाना, भोजन, दही, कुछ भी बोलेगा, एक शब्दीय अवस्था हो गया वो। तो इसमें भी वो बा, दा, दा यानी निरर्थक शब्द नहीं बोलेगा। टेलीग्राफिक वाक अवस्था, टेलीग्राफिक बलबलाने की अवस्था में, जब वो बलबलाएगा, बलबलाना सीख जाएगा, तब कुछ ना कुछ उसके मुंह से ध्वनि निकलेगी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। देखिए, निष्पादन परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, योगात्मक परीक्षण, लिखित परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण में देखिए दो चीज़ें होता है, एक निदान और दूसरा उपचार। निदान और उपचार क्या होता है कि जब हम किसी बच्चों की कमजोरियों का पता लगा लेते हैं उसको हम निदान कहते हैं। मान लिया जाए कि जैसे ये हम लोग मेडिकल के क्षेत्र में पढ़े हैं कि यदि किसी को फीवर आ रहा है, कपकपी हो रहा है, ठंडा लग रहा है, तो उसका हम जांच करते हैं। ब्लड टेस्ट किए और रिपोर्ट आया कि मलेरिया हो गया इसको। तो मलेरिया हो गया जैसे हमको पता चल गया तो ये उसका निदान हो गया। और जैसे ईवीएस में एक प्रश्न भी पूछता है कि मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से क्या है, और जैसे हम उसको कुनैन अब देने लगेंगे जो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, कुनैन से जो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है,
सिनकोना पेड़ की। तो ये जब जैसे हम देना शुरू कर दिए तो ये प्रोसेस क्या हो गया, उपचार हो गया। तो भाषा भी किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है, तो आप निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उसकी कमजोरी को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। प्रथम भाषा क्या होता है, जिसको हम लोग मातृभाषा कहते हैं। बच्चे जो बोल चाल की भाषा बोलते हैं, यानी जिस परिवार में, जिस परिवेश में वो रहता और उस परिवेश की जो भी भाषाएं होती है वो उसकी प्रथम भाषा या मातृभाषा कहलाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षक नहीं है, शिक्षक तो उसको स्कूल में मिलेगा। विद्यालय, ये भी नहीं। अवसरों की प्रकृति, पहचान तथा प्रोत्साहन, ये अवसरों की प्रकृति, उसको जहाँ अवसर मिलेगा पहली बार वही उसका प्रथम भाषा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये था 12 जनवरी 2022 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी का 15 में से 15 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए आने वाले दिसंबर 2022 की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।